नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी सीजीएल का पेपर चल रहा है और अभी आपका पेपर 23, 24, 25 और 26 सितंबर को होना बाकी है। आज की इस वीडियो में जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 51 जीके जीएस के क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में देखेंगे। आज के ये 51 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको जरूर देखना चाहिए साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चंस अब तक हुए परीक्षा के आधार पर आपके लिए एक्सपेक्टेड है, जो कि आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये क्लास आपको शुरू से अंत तक आज कंप्लीट देख लेना है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और क्लास अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? याद रखना, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ? देखिए, सूर्य मंदिर की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? याद रखिए, कोणार्क में। कोणार्क राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, कोणार्क जो कि भारत के उड़ीसा में स्थित है। याद रखना, उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? देखिए, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीन लिया था? याद रखना, अली आदिल शाह से। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, अली आदिल शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य नीति निर्देशक तत्व। देखिए, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। बात करें नीति निर्देशक तत्व की तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने, देखिए, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? याद रखिए, रज्मनामा के नाम से। भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है? तो देखिए, भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक है जो कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है? याद रखिएगा, 1980 का दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो भाई, कर्क, विषुवत एवं मकर ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए। ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? याद रखना, ग्रिड पद्धति। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति याद रखना है। अगला है, 721 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। 721 ईस्वी में सिंध पर जब अरबों ने आक्रमण किया था उस समय वहाँ का शासक कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई याद रखिएगा साथियों, देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी, दाहिर। याद रखना, दाहिर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? देखिए, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो करेक्ट आएगा साथियों, लखनऊ से। बेगम हजरत महल कौन थी? तो साथियों, नवाब वाजिद शाह जो थे ना, लखनऊ के नवाब, उनकी ये दूसरी पत्नी थी। याद रखना, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है किसमें? देखिए, भारत में वैध प्रभुसत्ता जो है ये संविधान में निहित है। ऑप्शन नंबर डी। आज मैं आपको शाम में करीब 8:30-9 बजे जो है एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा पॉलिटी का, भारतीय संविधान का। संविधान के उसमें 65 क्वेश्चंस रहेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड। उस वीडियो को भी आप लोग आज रात में देख लेना, ठीक है। चलिए, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो देखिए, सरंजामी प्रथा की बात करें तो ये मराठा बुराजस्व व्यवस्था से संबंधित है। याद रखना, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने
दक्कन की विजय प्राप्त की थी? यानी कौन सा मौर्य राजा है जिसने दक्कन को जीता था? तो याद रखिए राइट है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर बी। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो जजिया नामक कर को पुनः किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी? देखिए दादा भाई नौरोजी जिनको भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति बोला जाता है, इनके द्वारा एक लिखी गई चर्चित पुस्तक है जिसके बारे में पूछा जाता है। तो याद रखना उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और देखो दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी? तो राइट है धन के निकास को, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए नायर सोसाइटी की स्थापना 1914 में हुई थी और केरल में हुई थी। किसने की थी? तो पजनाथ पिल्लई ने। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से कुडनकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित की गई है? तो करेक्ट आंसर होगा रूस की सहायता से। अगला क्वेश्चन है वर्तमान गणित के दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? जो पॉइंट हम पढ़ते हैं ना दशमलव, इसका आविष्कार किस युग में हुआ था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका गुप्त युग में। राइट है ऑप्शन नंबर बी गुप्त युग। सिकरी और आगरा पहुँचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो भाई सिकरी और आगरा पहुँचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था रॉल्फ फिंच। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो देखिए ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच जो झगड़ा था वो कंधार को लेकर था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कंधार। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी किसके सहयोग से? याद रखिए राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी देश के सहयोग से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? तो देखो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? तो 1948 ईस्वी से। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? साथियों याद रखिएगा राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है। राज्यसभा स्थायी सदन होता है। अगला है नानू आसन किसे कहा जाता था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए श्री नारायण गुरु जी को नानू आसन के नाम से जाना जाता था। अगला है विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? याद रखना साथियों विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? तो देखो करेक्ट आएगा चीन को, ऑप्शन नंबर ए चीन। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? याद रखिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो देखो करेक्ट आएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? याद रखिए मूंगफली उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है जो कि अग्रणी है? तो भाई याद रखना गुजरात। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? याद रखिएगा संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो देखो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? देखिएगा राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? याद रखिएगा BS रमा देवी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारत की निम्नलिखित फसलों में किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित सर्वाधिक प्रतिशत पर है? तो देखिए भारत के निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत पर है? तो भाई याद रखना चावल का। भारत में चावल जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल पर होता है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? याद रखिएगा करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो चोल राजाओं की राजधानी था? तो भाई कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? याद रखिए तंजौर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो देखो किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? याद रखिएगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। ठीक है आगे देखिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, जो कि किससे संबंधित है? तो देखिए गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, याद रखना। ठीक है क्योंकि ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है। और ये किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला है पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिए अनुच्छेद 6 में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे इस्पात का चौकठा की संज्ञा दी गई है? तो इस्पात का चौकठा की संज्ञा किसे दी गई है? तो साथियों याद रखना आईसीएस को, आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय नागरिक सेवा को। ठीक है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव मंदिर के निर्माता कौन थे? तो पुरी में स्थित है कोणार्क के विशाल सूर्य देव मंदिर, इसके निर्माता कौन थे? तो देखिए करेक्ट है नरसिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम क्या है? तो चीन की राजधानी जो बीजिंग है इसका पुराना नाम है पिकिंग, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो देखो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, जो कि बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों देखिएगा सदाबहार वर्षावन जो हैं ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं, याद रखिए ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। साथियों याद रखना है ब्राज़ील में। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? देखिए भारत की जो संविधान सभा है ये किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अगला है चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? तो चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? तो देखो करेक्ट आंसर होगा यहाँ इंडियन बैंक का। आप बोलोगे सर बैंक ऑफ इंडिया में भी तो है। हाँ बैंक ऑफ इंडिया में भी चमकता हुआ सितारा है, लेकिन 5 स्टार है ना बैंक ऑफ इंडिया में, एक ही स्टार है इंडियन बैंक में जो कि चमकता हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। स्वपन वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो स्वपन वासवदत्ता के लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है, याद रखिएगा भास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, भास, याद रखना। नेक्स्ट है हिंदुशाही राज्य का कौन सा शासक है जो तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानाविस आत्मदाह कर लिया था? तो देखिए करेक्ट आएगा जयपाल ने, ऑप्शन नंबर ए जयपाल, याद रखिएगा। अगला है भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो साथियों देखिए भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो भाई याद रखिएगा गेहूं पर, ऑप्शन नंबर ए। सौर परिवार को निम्न में से कौन सा वो ग्रह है जो सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो सौर परिवार का कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? देखो करेक्ट आएगा नेपच्यून, याद रखिएगा वरुण ग्रह। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? तो भाई इनमें से कौन सा देश है जिसको पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? याद रखिएगा जापान को। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? देखो किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो याद रखिएगा मथुरा संग्रहालय में। अगला क्वेश्चन है अमीर कोही जो कि एक कृषि विभाग था नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एक अधिकार है? याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एक अधिकार है? तो याद रखिएगा अभ्रक में, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अभ्रक का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। चलिए एक और क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा है? तो साथियों याद रखना भाग तृतीय को, यानी भाग 3 को। भाग 3 की बात करें तो ये मूल अधिकार से संबंधित है जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में प्रावधानित है, और मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए के, याद रखिएगा। साथियों अभी शाम में एक क्लास आएगा पॉलिटी का जिसमें 65 क्वेश्चंस रहेगा, उसको आप जरूर देख लेना। और मैं डेली आपको क्लासेस करवा रहा हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के। अभी तक मैंने जितने भी क्लासेस करवाए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन सारे वीडियोज़ को आप देख कर जाना। उन वीडियोज़ से 100% लिख के ले लो, आपके क्लास में हूबहू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वह वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका पेपर अभी कब है और किस शिफ्ट में है, ठीक है। नए साथी अगर कोई भी हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद MTS की क्लासेस भी शुरू होंगी, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।